हेलो दोस्तों, राइटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑप्शन को लेकर। दोस्तों, हमेशा हम कहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो, ऑप्शनल पेपर या अदर कोई भी ऑप्शनल पेपर हो या फिर जीएसई क्यों ना हो, आप हमेशा स्केचिंग करेंगे। और बार बार इसलिए जोड़ देता हूँ क्योंकि अब जब लास्ट समय आएगा तो आपका वही स्केचिंग काम देगा। और स्केचिंग रहेगा, निश्चित तौर पे आप एक दो बार टॉपिक को पढ़े रहेंगे तो एग्जाम में आप आराम से कर ले जाएंगे। तो इसी मुद्दे को लेकर आया हूँ क्योंकि लगातार लोगों का था कि सर कुछ स्केचिंग करवाइए कुछ प्रश्न का, जिससे चीज़ों को स्पष्ट हो कि कैसे करना है। दोस्तों, आज हिस्ट्री ऑप्शन का एक टॉपिक है ग्रामीण ऋण ग्रस्तता, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग देखते हैं कि एक प्रश्न यहाँ से रहता है, इसी पर चर्चा करना है। सबसे पहले ग्रामीण ऋण ग्रस्तता के बारे में कि जो आप करते हैं इसमें औपनिवेशिक काल में ग्रामीण ऋण ग्रस्तता के कई सारे कारण थे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ब्रीफली बता रहे हैं कि स्केचिंग कैसे करना है इसी के पाठ्यक्रम से। तो आप चाहें तो पहला पेज पर जो कुछ भूमिका लिखते हैं, भूमिका के बाद आप डायग्राम बना दें। डायग्राम किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी मोड में हो सकता है। तो ग्रामीण विषमता के कारण में पहला पेज पर आप लिख सकते हैं कि कारण में 3 कारण महत्वपूर्ण थे। ठीक है, कौन कौन? तो पहला आपका आर्थिक कारण, दूसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण और तीसरा है प्राकृतिक कारण। ये 3 कारण थे जिसके कारण औपनिवेशिक काल में ग्रामीण ग्रस्तता की स्थिति उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट है कि फिर अगले पेज पर आप थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जब आर्थिक स्थिति आती है तो फिर अगले पेज पर डायग्राम बनाएंगे। इससे क्या होगा कि हर पेज पर एक आपका डायग्राम रहेगा, इससे खूबसूरती बढ़ेगी कॉपी पे और चीजों को स्पष्ट करेंगे। आर्थिक कारण के अंतर्गत दोस्तों 2 चीजें हैं, क्योंकि उस समय की जो स्थिति थी, सेवा क्षेत्र बहुत ज्यादा डेवलप हुआ नहीं था, तो निश्चित तौर पे 2 ही क्षेत्र थे, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जो है कृषि और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट था। उद्योग में भी ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग बहुत ज्यादा विकसित अवस्था में थी। उस पर क्या कारण था, इसके कारण निरंतरता की स्थिति उत्पन्न हुई। इस पर हम कृषि के अंदर देखते हैं तो सबसे पहले है कि भू राजस्व की ऊंची दर। हम लोग देखे भी थे उस समय 3 भारत में, पूरे भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व प्रणाली लगाई गई थी और काफी ज्यादा हाई होने के कारण होता क्या है कि कृषि क्षेत्र धीरे धीरे परिवर्तित होना चला गया और उद्योग में लोग मजदूर चल गए, बनने लगे थे। गोदाम का यहाँ उदाहरण भी दे दीजिएगा कि तत्कालीन साहित्यकार या फिर कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने गोदाम के माध्यम से इस चीज को अवगत कराया, समाज में चीजें लाई थी। तो आप चाहे तो उदाहरण देख के और बेहतर कर सकते हैं। दूसरा है कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण क्या होता है? तो जो नकदी फसल है उस पर उत्पादन को जब जोर दिया जाने लगा तो कृषि, जो परंपरागत कृषि है, जो खाद्यान्न है, उसकी समस्या आने लगी। ठीक है। तीसरा है उत्पादन कार्यों से लिया गया ऋण। एक बार ऋण लिए, जब उस ऋण चुकाने का वक्त आया, जब आप कमाएंगे तो पता चला कि पूरा का पूरा सूद जोड़कर आप जो भी कमाए हैं सब दे दिए। याद कीजिए गोदाम में वो लास्ट में जब होता है कि जब पैसे सब चीज ले रहे थे तो एक चवन्नी जो अपने मुंह में छिपाया रहता है वो भी देना पड़ता है। तो बस कहने का मतलब यही है, कुछ कुछ उदाहरण के माध्यम से भी उस समय की तत्कालीन स्थिति को देख सकते हैं। तो 3 कारण कृषि में: भू राजस्व की ऊंची दर, कृषि की वाणिज्यीकरण और उत्पादन कार्य हेतु दिया गया ऋण। फिर उद्योग में क्या क्या कारण था? तो हस्तशिल्प का पतन हो चुका है, मजदूरों की जो मजदूरी है वह न्यूनतम दर दी जा रही है। आप इसी समय देखेंगे कि बेगारी वगैरह का भी प्रचलन बढ़ता है, जिसके कारण स्थितियां उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आपका है फिर कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण ऋण ग्रस्तता के क्या क्या था। तो सामाजिक आर्थिक अवसरों पर अधिक खर्च करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको ऋण जाल में फंसे। तो एक पे ये रहा, देखते भी हैं कि चाहे गरीब हो अमीर हो, आपको गौदान करना है, मरने के बाद आपको ब्रह्मभोज देना है। तो ये आपको करने वाली जो प्रवृत्ति थी, चाहे आपके पास स्थिति खराब हो तो कर्ज लेके करें, लेकिन करें। तो ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं, सामाजिक आर्थिक अवसरों पर अधिक खर्च जो किया जा रहा था, इसके कारण ग्रामीण ऋण ग्रस्तता की स्थिति उत्पन्न हुई। फिर हम मुकदमेबाजी हम लोग जानते हैं कि आने वाले समय में क्या हुआ था, जैसे औपनिवेशिक काल में
तो मुकदमेबाजी से कई सारे झगड़े जो होते थे अब न्यायालय में आने लगा, वहाँ स्टाम्प शुल्क वगैरह ले जाने लगा। तो इससे समय को चलता जा रहा है और मुकदमेबाजी में काफी ज्यादा ऋण इन लोग लिए हैं, तो स्थिति उनकी और खराब हुई। सरकार द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था का अनदेखी करना, जो ये छोटे छोटे उद्योग कुटीर उद्योग वगैरह बनाते थे उससे भी इनका इनकम होता था, लेकिन समस्या क्या है कि जो खासतौर पे एक दूसरे के द्वारा जो कह सकते हैं कि आप वस्तु विनिमय प्रणाली को जो आधारित समाज था उसमें भी क्षति देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या होता है कि ग्रामीण ऋण व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर प्राकृतिक कारण में कि भूमि की उर्वरता शक्ति का क्षरण हो रहा है, नील की खेती वगैरह आप चाहे तो वहाँ उदाहरण दे सकते हैं कि नील के उत्पादन से उसमें मिट्टी की उर्वरता शक्ति ह्रास होती है। तो ये पूरा पूरा है। तो यह प्राकृतिक आपदा लगातार देख रहे हैं, उसमें प्राकृतिक आपदा सूखा और अकाल जैसा जो देखा जा रहा है। फिर है अकाल सूखा महामारी, ये सब भी आप दे सकते हैं। प्राकृतिक आपदा अलग है और अकाल सूखा महामारी वगैरह को जोड़ के 3 पॉइंट आप कर सकते हैं। तो ये रहा कारण, प्राकृतिक कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, आर्थिक कारण, जिससे ग्रामीण ऋण व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई। अब इसका प्रभाव क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आपका कारण और प्रभाव दोनों पड़ेगा। तो प्रभाव चूंकि देखिए क्या था, पहला क्या कारण क्या था, तो पहला था कृषि में समस्या, तो कृषक पर प्रभाव पड़ेगा, मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा और पूंजीपति या साहूकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये 4 अलग अलग डायग्राम से आप देखेंगे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा कृषि क्षेत्र में क्या है, तो भूमि जो है हाथों से निकलकर साहूकारों के पास चली गई। मतलब कि जो उस समय के जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जो किसान हैं, मजदूर हैं, कि जो भी छोटी छोटी भूमियां थी वो कर्ज जाल में फंसने के कारण जो उनकी भूमि थी वो साहूकारों के पास चली गई। पहला पॉइंट कृषि क्षेत्र में। फिर है किसानों की क्रय शक्ति क्षमता में कमी आ गई। निश्चित तौर पर देख रहे हैं कि परिस्थितियां जैसे ही कह सकते ऋण व्यवस्था आएगी तो उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ना ही। फिर है कृषि में निवेश की कमी आ गई। फिर है कुपोषण में वृद्धि, अगर खाना पीना सही नहीं रहेगा, आप काम करेंगे तो इसलिए कुपोषण तो होना ही है। और पीढ़ी दर पीढ़ी बेगारी को मजबूर हो गए ये लोग। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर आप कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो दक्कन विद्रोह हो गया, चाहे फिर आप जो परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई थी वो कृषि से। दूसरा मजदूर पर क्या प्रभाव, तो निम्न मजदूरी पर कार्य करने का विवश। अब जैसे मान लीजिए कि क्योंकि कृषक है जो मजदूर की ओर प्लान कर रहे हैं, तो ऑफिशियली होना क्या है कि अब मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। तो ये अनायास वृद्धि जब हुई तो निश्चित तौर पे पैसे की कमी आएगी कि अब कम पैसे में भी मजदूर मिलने लगे। तो जो उनका मजदूरी निम्न मजदूरी दिया जाता था उसमें भी कमी आ गई। अब 100 रुपया नहीं, 50 रुपया, 10 रुपया नहीं, 5 रुपया। तो इस तरह से हुआ। अगर ये स्थिति उत्पन्न होगी तो निश्चित तौर पर गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि होगी। फिर आत्महत्या में वृद्धि हुई है, उस समय देखिएगा कुपोषण में वृद्धि। तो ये चाहे तो आप कुपोषण को काट सकते हैं, यहाँ पर मेंशन कर दिया तो हर जगह जरूरी है। तो आत्महत्या में वृद्धि हुई। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, पूंजी का अभाव हो गया, क्योंकि ग्रामीण व्यवस्था है, अधिक उत्पादन नहीं है, समस्या तो आना ही आना। फिर एक आकार में वृद्धि, तत्कालीन समय में जो आकार हुए हैं उसको आप देख सकते हैं, आप प्रयोग भी कीजिएगा। फिर पलायन और विस्थापन की समस्या, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना में परिवर्तन, अब किसान मजदूर बनने लगे, वही उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पर। फिर भूमि में अनायास वृद्धि, किसके साहूकार लोग सशक्त हुए और इनकी भूमि में अनायास वृद्धि हुई है। पूंजी में वृद्धि हुई, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और विलासी जीवन पद्धति में वृद्धि हुई। तो ये प्रभाव आप कृषि, मजदूर, अर्थव्यवस्था, साहूकार पर इतने पॉइंट पर लिखेंगे तो निश्चित तौर पे एक तो पॉइंट आपके सब एक जगह होगा, दूसरा है कि इस पर आप लिखेंगे तो अच्छे से लिख सकते हैं उदाहरण के साथ। तो आप इस तरह से स्केचिंग करके रखते हैं तो एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों को आपको लिखना। तो इसलिए कि मैंने हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक आपके स्केचिंग करके रखे ताकि चीज़ें आसान हो। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर हम कोई नेक्स्ट टॉपिक को कल चर्चा करेंगे, हिस्ट्री ऑप्शनल का या ज्योग्राफी ऑप्शनल वगैरह का। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।